हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैंने आपको ट्वेल्थ क्लास का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने क्लोम्स लॉ तक आपको स्टडी करवाया है। आई होप कि सबने अच्छे से वॉच किया होगा, लर्न किया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत रह गई है, मैं दोबारा से स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूँ। वेरी फर्स्ट चैप्टर से, स्टार्टिंग से बिल्कुल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इस यूनिट के अंदर आपके दो चैप्टर इंक्लूड होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सेकंड इज कैपेसिटेंस। तो ये दोनों चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर इंक्लूड होते हैं तुम्हारे एनसीईआरटी के। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द टर्म इलेक्ट्रो मीन्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, रिलेटेड टू चार्ज, एंड स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। तो इट मीन्स इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। मतलब इस ब्रांच के अंडर हम चार्ज की मूवमेंट नहीं पढ़ेंगे। जैसे आपने टेंथ में इलेक्ट्रिसिटी टर्म पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक करंट तुमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। जब चार्ज पार्टिकल एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट करते हैं, मूव करते हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। लेकिन यहाँ पर हमें चार्ज की मूवमेंट नहीं पढ़नी है, चार्ज का फ्लो नहीं पढ़ना है। तो इसमें चार्ज को रेस्ट में ही स्टडी किया जाता है और उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट होता है किसी भी चार्ज्ड बॉडी पर या अनचार्ज्ड बॉडी पर चार्जिंग के कारण, वो सारा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम स्टैटिक चार्ज को या चार्ज एट रेस्ट को स्टडी करते हैं। एंड सेकंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज इज समथिंग विच अपीयर्स ऑन एन एटम व्हेन इट लूजेस और गेन्स द इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम अपने में से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है कहीं से, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को चार्ज कहा गया। जब कोई एटम अपने में से डोनेट करता है, बाहर निकाल देता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस एटम पर पॉजिटिवली चार्ज आ गया है, ये माना जाता है। और कहीं से कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको हम नेगेटिवली चार्ज्ड बोलते हैं। जैसे कोई एटम है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने वीडियो में भी बताया था, जैसे सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो पॉजिटिव, Na पॉजिटिव हो जाता है। जैसे क्लोराइड एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो क्लोराइड आयन कहलाएगा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के हो गए, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो जो चार्ज है इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, और इसकी ऐसा यूनिट जो है वो है कूलोम्ब। मतलब कूलोम्ब में हम इसको मेज़र करते हैं। जो इसकी सीजीएस यूनिट है, आपने 11th में एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम पढ़ा होगा मेज़रमेंट का। तो आपको दो यूनिट ज़रूर याद करनी है, एक तो एसआई यूनिट, दूसरी सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट चार्ज की कूलोम्ब है और सीजीएस यूनिट जो है वो स्टेट कूलोम्ब है। तो 1 कूलोम्ब इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलोम्ब। अदर यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये चार्ज की है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है जिसको ईएमयू कहा जाता है, और 10 कूलोम्ब इज इक्वल टू 1 ईएमयू। द अनदर टॉपिक या द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉज ऑफ चार्ज। व्हाट इज कॉज ऑफ चार्ज। तो कोई भी बॉडी चार्ज क्यों होती है, हम कब कहेंगे कि कोई बॉडी चार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस के कारण उस पर चार्ज अपीयर होता है। तो कोज ऑफ चार्जिंग क्या हुआ, एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन या एक्चुअल ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर ड्यू टू रबिंग इज कॉल्ड इज द मेन कोज ऑफ चार्जिंग। अब हमें ये कैसे पता लगे कि जो मान लिया दो बॉडी हैं, ए बॉडी और बी बॉडी, और उन दोनों को रब किया जाता है, तो रब करने में ए बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा या बी बॉडी पर चार्ज डेवलप होगा, या बी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा कि ए बॉडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये डिपेंड करता है कि उसके वर्क फंक्शन पर। अगर
इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड हैं किसी भी एटम में, तो इसका मतलब उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। और किसी एटम का वर्क फंक्शन कम है, इसका मतलब है उसमें से हम इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी। तो जब हम ए और बी दो बॉडी को, अलग अलग डिफरेंट बॉडीज़ को रब करते हैं, तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा इलेक्ट्रॉन वहाँ से लूज होंगे, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो गेन कर लेगा। तो इट डिपेंड्स, द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। Transference of electron takes place from one material body in which electrons are loosely bounded to another in which electrons are tightly bounded। जो एलिमेंट्री चार्ज है, सबसे जो छोटी यूनिट है, वो मानी गई है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जितना चार्ज होगा उसी को हम एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। और इसी तरीके से जो प्रोटॉन है उसको भी एलिमेंट्री चार्ज बोला जाता है। कि इसका मतलब ये हुआ, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इन दोनों पर एलिमेंट्री चार्ज होता है, जिसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, इन दोनों पर जो चार्ज है वो डिफरेंट होता है। जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव माना जाता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। लाइक चार्ज रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, बट पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैग्नेट के केस में भी ऐसा ही होता है, नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, साउथ पोल को रिपेल करता है, लेकिन नॉर्थ साउथ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज उसी तरह से है जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी थी। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा की तरह है ये, ना इसको उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं मार सकते हैं इसको। ऐसे ही चार्ज है, चार्ज को भी ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहता है, जितना है उतना का उतना रहता है। लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, वो ब्रेक होता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दो आयन बनते हैं। तो यहाँ पर जनरेशन हो गई भाई Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज कंजर्व होगा वो पेयर्स में होगा, मतलब पेयर में हम क्रिएट कर सकते हैं और पेयर में ही उसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंजर्व रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रॉय हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट मीन्स जब हम दो बॉडी को रब करते हैं, मान लिया ए बॉडी और बी बॉडी, तो रब करने से मान लिया जाता है कि ए मटेरियल बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं बी मटेरियल बॉडी पर। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे कभी भी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होंगे, वो हमेशा या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे या तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, तो हमेशा होल नंबर में, इंटीजर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा मिनिमम चार्ज का, एलिमेंट्री चार्ज का। एलिमेंट्री चार्ज मैंने बताया था कि जो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं और उसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी भी मटेरियल बॉडी पर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम कैपिटल क्यू से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू एन ई। यहाँ पर एन जो है वो है, जो एन है वो है इंटीजर 1 2 3 4 इस तरीके से, और ई जो है वो एलिमेंट्री चार्ज है। एंड क्यू, कैपिटल क्यू, जो कैपिटल क्यू है, इट इज़ चार्ज ऑन एन
एटम और ए बॉडी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स किसी भी बॉडी पर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो होल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, और इसकी वैल्यू हम देंगे किस फॉर्मूले से, Q इज इक्वल टू NE से। अब इसके बाद हम करते हैं कोज ऑफ क्वांटाइजेशन। कोज ऑफ क्वांटाइजेशन में क्या कारण है कि जो Q है वो NE के इक्वल होगा, या मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा होल नंबर में एग्जिस्ट करता है। जैसे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो Q इज इक्वल टू E हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे Q इज इक्वल टू 2E होगा। कभी भी फ्रैक्शन चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, फ्रैक्शनल चार्ज जैसे 1/2। ऐसा क्यों नहीं होगा कि फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता? यही है कोज ऑफ क्वांटाइजेशन। भाई जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जाएगा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन कट कर आधा इलेक्ट्रॉन चला गया और आधा इलेक्ट्रॉन उसी एटम पर रह गया। इलेक्ट्रॉन या तो जाएगा, कंप्लीटली जाएगा, या वो जाएगा ही नहीं। जो ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का वो हमेशा इंटीजर में ही होगा, या तो पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे या नहीं होंगे। तो अगर मान लिया जाता कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो एक बॉडी पर +3E चार्ज होगा और एक बॉडी पर -3E चार्ज होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में जाएगा ही नहीं तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट करे? तो कोज ऑफ क्वांटाइजेशन में क्या है कि ओनली द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सर्टेन मिनिमम चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मटेरियल बॉडी टू अनदर ऑन रबिंग। दिस इज द कोज ऑफ क्वांटाइजेशन, कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही होंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो दिस इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज कूलोम्स लॉ। कूलोम्स लॉ क्या स्टेट करता है, अगर कोई भी 2 पॉइंट चार्ज हैं, मान लिया एक बॉडी पर जो चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज है उसको हम 2 चार्ज हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक A और दूसरा B। A जो है उसको चार्ज Q1 एज्यूम किया जाता है और दूसरे चार्ज को हम Q2 एज्यूम करते हैं, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको हमने एज्यूम किया R। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। तो जब 2 पॉइंट चार्ज हैं और उनको हमने चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल q से, Q1 इज द चार्ज ऑन A ऑब्जेक्ट, A बॉडी, एंड Q2 इज चार्ज ऑन B बॉडी। दीज आर द पॉइंट चार्जेस। तो अगर ये लाइक चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स दे एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर। तो अकॉर्डिंग टू कूलोम it is stated that the force of interaction between these 2 point charges directly proportional to the product of their magnitude। इसको हमने इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया। और सेकंड पॉइंट में कूलोम ने बताया कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करता हूँ, कंबाइन करने के बाद हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हमने जब कंबाइन किया तो कंबाइन करने के बाद आया F इज इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इज दैट क्लियर? To remove the sign of proportionality we have to apply a constant of proportionality। तो उस constant का नाम दिया गया K, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। और ये मीडियम टू मीडियम वेरी करता है, अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। जैसे एयर के लिए इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। मैं एक बार एप्सिलॉन नॉट दोबारा से बना के
दिखा देता हूँ। इसको एप्सिलॉन नॉट कहेंगे, ऐसे बनता है। तो एप्सिलॉन नॉट के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलोम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन है। अगर हम ये वैल्यू डाल देते हैं तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर होगी। तो कूलोम लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है, दिस इज इक्वल टू K1Q2/r²। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको अंडरलाइन करके किसी कलर से और पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, तो मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो कूलोम्स लॉ है, कूलोम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। अगर लार्ज चार्ज हम लेते हैं तो लार्ज चार्ज की वजह से कूलोम्स लॉ फेल हो जाएगा। यहाँ पर जो कूलोम्स लॉ है, कूलोम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर हम लार्जर चार्ज की बात करते हैं तो उनका कुछ मास भी होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फोर्स है वो डिस्टर्ब करेगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कूलॉम फोर्स है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहेंगे, और ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला हुआ, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या हुआ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1Q2/r²। अगर हमें इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर होता है, तो हम साथ में एक यूनिट वेक्टर आर कैप और यूनिट वेक्टर आर कैप डालते हैं। आर कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है फोर्स की। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में हम ये यूनिट वेक्टर लगा देंगे। एक क्वेश्चन सिंपल सा कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1Q2/r² इंटू आर कैप। तो अगर यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा ही है कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। जब हम इसकी वैल्यू इसमें डालते हैं, जो ऊपर वाली इक्वेशन है जो ब्लू कलर से मैंने सर्कल कर रखा है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1Q2/r³ इंटू में आर वेक्टर। क्लियर। तो ये दिस इज अनदर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। इसके बाद कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में डिस्क्राइब कर रखा है जब दोनों लाइक चार्ज होंगे या अनलाइक चार्ज होंगे। जब मान लिया जाए केस वन में क्या है, K1Q2 जो प्रोडक्ट है इट इज़ लेस देन ज़ीरो है। दैट मीन्स एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, दूसरी नेगेटिव वैल्यू होगी। इसका मतलब ये दोनों अनलाइक चार्ज होंगे, और अनलाइक चार्ज है तभी इनकी प्रोडक्ट लेस देन ज़ीरो होगी। और अनलाइक चार्ज हैं दैट मीन्स दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमने एज्यूम किया है F12 इज द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 एंड F21 इज द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। क्लियर। एंड R इज द सेपरेशन बिटवीन देम। हमने दो यूनिट वेक्टर भी ले लिए, दो यूनिट वेक्टर R12 और R21। ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम R12 की बात करें, इसका मतलब है जो डायरेक्शन है वो Q1 से Q2 की
डायरेक्शन में R12 का मतलब 1 से 2 की तरफ, और R21 Q2 से Q1 की तरफ, जो ये डायरेक्शन इस तरीके से ली गई है। मैंने यहाँ पर शो कर रखा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। जो F12 है, F12 जो फोर्स होगा वो मैंने दिखा रखा है, जो फोर्स होगा वो होगा राइट साइड, क्योंकि Q2 उसको अट्रैक्ट करेगा, जबकि जो F21 है इसकी डायरेक्शन होगी लेफ्ट साइड, इसका मतलब Q1 उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों की वजह से आप ध्यान से देखिए, जो वैल्यूज़ है वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दोनों में ही है, लेकिन यूनिट वेक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो F12 है इसकी डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ है, और जो F21 है उसकी डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ है। तो यहाँ पर ये हमने चेंज कर दिया है, लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक नेगेटिव साइन आ गया, जो कि मैंने यहाँ पर मार्क किया है। अगर हम इसकी वैल्यू इसमें डालते हैं तो यहाँ से ये पता लगता है कि जो F12 है दिस इज इक्वल टू माइनस F21। इसका मतलब ये जो फोर्सेस हैं ये इक्वल एंड अपोजिट हैं, मतलब जितने फोर्स से F1 जो Q1 चार्ज है वो Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतने ही फोर्स से Q2 Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये केस सेकंड है, ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, अगर कोई समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। और अगर मैंने एक वीडियो शेयर किया था, मैं लिंक दोबारा से शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं, तो उसमें मैंने बोर्ड पर कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, अगर कूलम्स लो आता है 2 से 3 नंबर में, तो ये डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम भी आती है। तो 1 कूलम को डिफाइन करने के लिए हम मैथमेटिकल डेफिनेशन ही बताएंगे, जो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लो जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू, जो फोर्स है दिस इज इक्वल टू F is equal to K1 Q2 by R square, where K is the electrostatic constant, Q1 Q2 these are the charge and R is the separation। हम ये assume करते हैं if R is equal to 1 meter and Q1 Q2 these are the both are equal and equal to 1 coulomb। तो अगर हम सब की वैल्यू पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू Q स्क्र बाई आर स्क्र। अब क्योंकि हमें Q1 को डिफाइन करना है, तो Q की वैल्यू 1 कब होगी, R की वैल्यू तो हमने 1 रखा, K तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होगी। तो अगर F की वैल्यू 9 × 10⁹ होगी तो वो K से F की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद जो Q है Q स्क्र 1 आ जाएगा, दैट मीन्स Q की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हम यहाँ से 1 कूलम को डिफाइन करेंगे कि 1 कूलम चार्ज इज दैट मच क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर और वैक्यूम एंड एक्सपीरियंसेस ए रिपल्सिव फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन। मतलब ये जो इतने न्यूटन जो फोर्स लगा है ये कैसे आया, मैंने बताया। यहाँ पर हमें Q की वैल्यू 1 को डिफाइन करना है, 1 कूलम को डिफाइन करना है, तो 1 जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी, कब, जब ये सारी R तो हमने 1 मीटर एज्यूम किया है, तो K की वैल्यू F से कैंसिल होगा, तभी Q स्क्र 1 होगा। तो Q स्क्र 1 कब होगा, जब F इज इक्वल टू K होगा, और K की वैल्यू मैंने बताया आपको 9 × 10⁹ होती है। तो जब F मतलब जो फोर्स है वो 9 × 10⁹ न्यूटन होगी, तो Q की वैल्यू 1 होगी। मतलब 1 कूलम वो चार्ज है जब दो चार्जेस को 1 कूलम चार्ज को रख दिया जाए और उनके दोनों के बीच में 1 मीटर का फासला हो, डिस्टेंस हो, और वो इतना फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करें, तो उन चार्जेस की वैल्यू 1 कूलम होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में मान लिया दो चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो एयर का है या वैक्यूम का है, तो उसको हमने एफ नोट से शो कर दिया है। मैं अभी आपको शो करके दिखा देता हूँ, ये रहा। तो जो एफ नोट है, एफ नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/r²। यहाँ पर नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्री स्पेस या वैक्यूम। अगर ये दोनों चार्ज के बीच में कोई दूसरा मीडियम है, मान लिया कोई ऑयल हो सकता है या कोई दूसरी एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, कुछ और हो सकता है, तो ये जो इक्वेशन है एफ एम, एफ कैपिटल एफ और एम सब्सक्रिप्ट हमने डाल रखा है, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2/r²। यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन में और नीचे वाली इक्वेशन में केवल एक फ़र्क है, वहाँ पर एप्सिलॉन नोट लिखा है और यहाँ पर एप्सिलॉन एम लिखा है। इसका रीज़न ये है, मैंने बताया कि जो चार्ज पार्टिकल हैं वो उनके बीच में मीडियम क्या है, वो मीडियम की वजह से जो फोर्स है उन दोनों के बीच का वो चेंज होता है। मतलब कूलोम्स लॉ, कूलोम फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द मीडियम इन विच चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड। तो इसीलिए एफ नोट और एफ एम यह फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एफ नोट रिप्रेजेंट करता है जब चार्ज पार्टिकल किसी एयर या वैक्यूम में सेपरेटेड हों, और एफ एम जब चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में सेपरेटेड हैं। अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो एफ नोट बाई एफ एम, एफ नोट बाई एफ एम दिस इज इक्वल टू, जब हमने डिवाइड किया तो ये सारी वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ऊपर से क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाई 1/एप्सिलॉन एम, ये वाला एफ नोट बाई एफ एम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाई 1/एप्सिलॉन एम। और इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस रेशो को हमने लिख दिया एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर या कैपिटल के, दिस इज कैपिटल के, दिस इज कैपिटल के, कैपिटल के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिस इज इक्वल टू एफ नोट बाई एफ एम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, हम डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो, ध्यान से देखिएगा, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस। एयर या वैक्यूम और फ्री स्पेस ये तीनों एक ही बात है, इसलिए मैंने स्लैश डाल रखा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस। हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कैपिटल के इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ एम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज सिस्टम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सम चार्ज सेम चार्ज सिस्टम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एनी मीडियम। मतलब एफ नॉट बाई एफ एम है ना, ऊपर वाला एयर है, नीचे वाला एम मतलब मीडियम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट को हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल
इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मान लिया देर आर नंबर ऑफ चार्जेस एंड दे एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू वन अनदर। यहाँ पर मैंने दिखा रखा है सेंटर में Q0 चार्ज दिखा रखा है, फिर उसके बाद Q1 Q2 Q3 ऐसे बहुत सारे चार्ज दिखा रखे हैं Qn चार्ज तक। तो वो सारे Q0 जो Q0 है Q0 है इस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। और ये किसने बताया? यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर हम किसी एक सिंगल चार्ज पर फोर्स निकालना चाहते हैं तो ये वेक्टर सम होगा जितने भी उन पर फोर्सेस लगाए गए हैं। मान लिया किसी एक चार्ज पर दो दूसरे चार्ज इस पर फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स F1 लगा रहा है, एक फोर्स F2 लगा रहा है, तो जो टोटल फोर्स होगा वो F होगा और दिस इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। आपको याद होगा 11th क्लास या 12th क्लास में हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। ये बिल्कुल वही है कि अगर दो फोर्स हैं F1 और F2 तो जो उनका रिजल्टेंट है वो टोटल फोर्स होगा। यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज किस तरीके से डिवाइड होता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने तीन तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब लाइन के अलोंग एक मान लिया एक लाइन है और लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे मैंने शो कर रखा है, ये देखिए ग्रीन कलर से मैंने सर्कल कर दिया है। एक लाइन है और उस पर मैंने ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस की लेंथ कितनी है? L है। और इस L लेंथ में जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q है, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा? वो Q/L होगा। इसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर? इसके बाद सेकंड जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मान लिया कोई शीट है, जैसा कि मैंने यहाँ पर शो कर रखी है, मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ। जैसे एक शीट मैंने शो कर रखी है, उस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और इस शीट का एरिया है A, कैपिटल A, और इस पर जो नेट चार्ज है वो कैपिटल Q। तो A area contain how much charge? Capital Q. Then unit area contain the charge, value of charge Q/A। इसी को हमने सिग्मा एज्यूम कर लिया, सिग्मा, और ये जो सिग्मा है इसी का नाम दिया गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ कि कितने एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है, उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। उसके बाद जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो है वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मान लिया ये इसका वॉल्यूम कितना है? कैपिटल V, और इसमें नेट चार्ज कितना है? कैपिटल Q। तो वॉल्यूम V कंटेन चार्ज Q एंड यूनिट वॉल्यूम कंटेन चार्ज Q/V। इस रेशो को हमने एज्यूम किया है, रो से। तो कैपिटल रो इज इक्वल टू कैपिटल Q/V। इस रो को हमने बोला वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमने वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट और टुडेज क्लास, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो इंडक्शन कुकर आपने देखा है, इंडक्शन कुकर में क्या फायर नज़र आती है, जैसे जो गैस स्टोव या केरोसिन स्टोव वगैरह में आपको नज़र आती है, ऐसा नहीं है ना। इंडक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें काम ऐसा दिखाई देता है कि अपने आप हो रहा है। जैसे अगर मैं कोई चार्ज बॉडी रखता हूँ, जैसे वो आपने एक्सपेरिमेंट किया है कि अगर हम कुछ
कागज़ के टुकड़े लेते हैं, छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर, और जो स्केल है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में, जो प्लास्टिक स्केल है, उसको हेयर में हम रब करते हैं, और वो रब्ड स्केल नज़दीक लेके आते हैं बिट्स ऑफ पेपर के, तो वो जो बिट्स ऑफ पेपर हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं स्केल की तरफ और वो चिपक जाते हैं। तो भाई हमने रब किया स्केल को, तो रबिंग के कारण जो स्केल है वो चार्ज हो गया, लेकिन जो पेपर है वो तो चार्ज नहीं है। लेकिन जब नज़दीक लेके आए तो ऑटोमेटिकली अपने आप उस पर अपोजिट साइन का चार्ज डेवलप हो गया। जैसे जो प्लास्टिक स्केल है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो जो पेपर है और पेपर पर नेगेटिव चार्ज अपने आप डेवलप हो जाएगा। अप अपोज क्योंकि जो स्केल है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था, तो जो पेपर है पेपर पर नेगेटिव चार्ज अपने आप डेवलप हो गया। इसी फिनोमिनन को चार्ज करने के इसी फिनोमिनन को हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। मतलब इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ चार्जिंग इन विच ए चार्ज्ड बॉडी imparts charge of opposite sign to an uncharged body placed near to it without any physical contact। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो जो प्लास्टिक स्केल है उसका चार्ज खत्म हो गया है, उसका चार्ज उतना ही रहेगा, लेकिन बिना टच किए उस पर अपोजिट साइन का जो चार्ज डेवलप हो जाता है उसी को हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहेंगे। मैंने एक डायग्राम में दिखा रखा है, देखो यहाँ पर ध्यान से। एक एबोनाइट रोड होती है और ये मेटेलिक स्फीयर, तो एबोनाइट रोड नेगेटिवली चार्ज है। एबोनाइट रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ये ध्यान से देखिए। उसके बाद मेटल स्फीयर है। मेटल स्फीयर देखो, जब ये नेगेटिवली चार्ज है एबोनाइट रोड, जब इसके नज़दीक लेके आते हैं तो जो फेस मेटेलिक स्फीयर का एबोनाइट रोड के नज़दीक है उस फेस को हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रखा है, और जो दूसरा फेस है वो बी से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। तो जो ए फेस है उस पर अपोजिट साइन का चार्ज डेवलप हो गया है पॉजिटिव, और जो दूसरा है दूसरा फेस है वहाँ पर बी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसके बी फेस को अर्थड कर देता हूँ, अर्थ से कनेक्ट कर देता हूँ, तो जो बी साइड का जितना भी चार्ज था नेगेटिव चार्ज वो अर्थ को चला जाता है। जो ये चार्ज है वो उस पर चला गया, किस पर, अर्थ पर। और अब हमने क्या किया थर्ड केस में, एबोनाइट रोड रिमूव कर दी। तो एबोनाइट रिमूव करने से क्या हुआ कि जो मेटेलिक स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बन जाता है। एक दूसरा केस है, ये ग्लास रोड है, ये ग्लास रोड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, और ये स्फीयर है वो फिजिकल कांटेक्ट में रख रखे हैं। दो स्फीयर हैं ए और बी, ए और बी को फिजिकल कांटेक्ट के साथ कनेक्ट किया है। तो जब ग्लास रोड को नज़दीक लेके आए तो जो ए स्फीयर है मेटेलिक स्फीयर, उसके एक साइड लेफ्ट साइड नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और जो बी स्फीयर है उसके राइट साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अब दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने से क्या हुआ, बी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप रहा और ए पर नेगेटिव चार्ज डेवलप रहा। अब हमने ग्लास रोड को रिमूव कर दिया और ए और बी दोनों को सेपरेट कर दिया, तो ए पर नेगेटिव चार्ज डेवलप रहा और बी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये जो चार्ज डेवलप हुआ, हमने रब नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन अपने आप चार्ज डेवलप हुआ है। इसी फिनोमिनन को हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। अगर जितना मैंने आज टॉपिक डिस्कस किया है इसमें दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक तो कूलोम्स लॉ एंड सेकंड इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही टॉपिक ये अभी तक इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद कुछ रीजनिंग क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कूलोम्स लॉ पर, तो वो
आप NCERT ऐप में को डाउनलोड कीजिए और NCERT ऐप में जितने NCERTs के क्वेश्चन है वो डिस्कस कीजिए, वो लर्न कीजिए, वो कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास। बाकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कल से स्टार्ट करेंगे और आई होप कि आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर ये कुछ ज़्यादा फास्ट हो गया है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये फास्ट मैंने करवाया भी है, इस वजह से करवाया है क्योंकि मैं वीडियो के थ्रू ये मैं पहले करवा चुका हूँ। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो देख सकती हैं, लिंक मैं शेयर कर दूँगा और कल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।